सामने के नाज़रीन, you're watching debate with नातिया मिर्ज़ा। वैसे कल तक कानून और निज़ाम का मजाक उड़ाने वाली ड्रग डीलर अनमोल पिंकी को जब सिंध पुलिस कैट वॉक करा रही थी और कल तक अदालत में आगे मुलजिमा पीछे पुलिस एहलकार हुआ करता था, लेकिन आज वही सिंध पुलिस कुछ बदली नजर आई। जब मुलजिमा पिंकी को कराची की अदालतों में पेश किया गया तो सिक्योरिटी का सख्त हिसार था। मुलजिमा के चेहरे पर कपड़ा रहा, उन पर इल्ज़ामात और चीखो पुकार भी वो करती रही। मीडिया को देखकर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पुलिस के इस बदलते रवैये के पीछे सोशल मीडिया की ताकत है या फिर कोई और वजह। आज मुलजिमा ने पुलिस पर तशद्दुद, इग़वा, झूठे मुकदमात, इल्ज़ामात भी आयद करते हुए कहा, और वो क्या कह रही थी, चीख कर वो मीडिया को क्या बात कर रही थी, वो बोलती रही और उनका मुंह बंद करने की कोशिश होती रही। अब सवाल उठते ही चले जा रहे हैं, और एक सवाल ये भी उठता है कि जब मुलजिमा का नेटवर्क लाहौर से चलता है, बैरुल सूबाई नेटवर्क चलाने वालों का ताल्लुक पंजाब से है और नेटवर्क में शामिल जो ख़वातीन हैं 20 उनका भी ताल्लुक लाहौर से है और मेन शिपमेंट भी लाहौर से आती है, तो फिर मुलजिमा को पंजाब के पिच के बजाय सिंध पुलिस के हवाले क्यों किया गया। गुज़िश्ता रोज़ जब एडिशनल आईजी सिंध गज़ान साहब ने जो गुफ्तगू की, नाज़रीन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। तहक़ीक़ात में मुलजिमा का सारा के सारा ख़ानदान मनशियात में मुलव्वस निकला है। दूसरी जानिब तफ्तीशी अफसरान ने यह भी इंकशाफ किया है कि मुलजिमा के नेटवर्क में गैर मुल्की अफ़रीकी अफराद, मुख्तलिफ राइडर्स, माली सहूलियातकार, ईजी पैसा अकाउंट्स इस्तेमाल करने वाले अफराद भी शामिल हैं। अब पुलिस के मुताबिक 3 करोड़ रुपए से ज़ायद की बैंक ट्रांजैक्शंस का सुराग मिला है, जबकि एक शख्स को ईजी पैसा अकाउंट चलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी किया गया है। मुलजिमा के राब्ते नंबरों से मालूम हुआ है कि 300 ऐसे लोग हैं जो मनशियात की सरगर्मियों में मुलव्वस है और इस हवाले से अभी तफ्तीश का अमल जारी है। और दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से जो तहक़ीक़ाती रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश की गई है, उसमें तफसीली एक खाका पेश किया गया है कि नेटवर्क किस तरह से काम करता था, कौन कौन VIP जो हल्के थे, वो बिलखुसूस लगभग 30 सियासतदानों के नाम भी उसमें रिपोर्ट में दर्ज है जो पिंकी के ख़रीदार थे। आज अदालत में मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को 22 मई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले भी कर दिया। अब इस हवाले से मज़ीद क्या चीज़ें अनफोल्ड हैं, वो कहते हैं ना कि जितना आप इसमें घुस रहे हैं उतनी इसकी लेयर्स बन रही हैं। हमें ज्वाइन किया है स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है हमारे बोल न्यूज़ के खुर्रम गुलजार, कराची से हमारे साथ है, और उसके साथ साथ एडवोकेट है लियाकत अली जो कि अनमोल पिंकी के वकील भी हैं। उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू भी की थी। लियाकत साहब, ज़रा मैं आपके पास पहले आती हूँ, मुझे ज़रा ये फरमाएं कि ये मामला क्या है। अनमोल पिंकी कराची से गिरफ़्तार होती हैं, वो कहती हैं मैं लाहौर से गिरफ़्तार हुई हूँ। इतने अरसे अगर वो लाहौर से थी तो वो कहाँ थी, और अगर वो लाहौर से मतलब कराची में थी तो कहाँ थी, और अगर लाहौर से हुई थी तो फिर उनको कराची क्यों शिफ्ट किया गया। उसमें इसने ये कहा कि जैसा मुझे जो है वहां से लाया गया लाहौर से, और जिस घर की ये बता रहे हैं कि जी मैंने वहां को जो है ना बरामदगी करवाई है, ये मैं इनकी कस्टडी में थी, मेरी आंखों पर पटी थी, मुझे घर में लेकर गए कि हमने आपको अंदर से खड़ा कर रहे हैं, आपकी वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद हम आपको छोड़ देंगे। इन्होंने एक वीडियो बनाई की, उसके बाद मुझे इस केस में अरेस्ट किया गया। एक अननोन FIR है जो है ना बगदादी की, उसके अंदर 302 की, उसके अंदर एक डबिया मिली, उसके ऊपर अनमोल पिंकी लिखा हुआ है। बाकी जो पुलिस ने FIR पेश की है कि जो मुसलमान दूसरे गिरफ्तार होते रहे हैं वो इसका नाम लेते रहे हैं, उसके अंदर जो है ये 512 में एब्सकॉन्डर थी जो ना, तो उसने कहा कि ये जो चीजें दिखाई जा रही हैं ये मुझसे बरामदगी नहीं है, मुझे लाहौर से लाके इनके पास रखा गया था, उसके बाद मुझे इन्हें जो है दिखाया है। तो उसके बाद फिर जो है मुलज़िमा मुसलसल कहती रही मैंने किसी का नाम नहीं लिया और मुझसे जो है ना जबरदस्ती जो है ये नाम दिलवाया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है पुलिस ने अपनी डायरीज के अंदर, अपनी पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर किसी भी जगह पे जो कह रहे हैं लोग थे और का नाम रिपोर्ट के अंदर उन्होंने अदालत में ऐसी कमिटमेंट नहीं की है कि किस किस के नाम उसने लिए, क्या क्या बताया है, तो वो बिल्कुल रिकॉर्ड के ऊपर नहीं आया सामने जो ना। अच्छा, बस क्विक बताइएगा, ये जो मीडिया पे नाम मुस्तकिल आ रहे हैं कि किसी के एक्टर्स के नाम आ रहे हैं, किसी सियासतदान का नाम आ रहा है या किसी मारूफ शख्सियत का नाम आ रहा है, ऐसा कोई नाम लिया नहीं गया अभी तक? देखिए मैंने वहाँ मुलज़िमा से तफसीलन बात की जब वो मेरे साथ खड़ी हुई थी। मेरे चारों तरफ जो है ना पुलिस खड़ी हुई, SIs वगैरह खड़े हुए थे, DSP साहब खड़े हुए थे। तो मैं जो उससे बात कर रहा था, मैंने उससे पूछा, मैंने ये जो चीजें सामने आ रही है इसके बारे में, उसने कहा जी मैंने किसी का नाम नहीं लिया। ये पुलिस मुझे कह रही है, वो चीख के भी कह रही, मैंने बैठ कर मुझे कहा जा रहा है कि आप इनके नाम लो, लेकिन मैंने किसी का नाम नहीं लिया। ओके ठीक है, अब जरा रुकिएगा। खुर्रम गुलजार, ये क्या मामला है पिंकी का? ये इतना इसमें ट्रांसपेरेंसी नज़र क्यों नहीं आ रही? अगर ये बात हकीकत है कि उनको लाहौर से गिरफ्तार किया
तो इसकी तो बुनियाद ही एक गलत बयानी पे हो गई। आपके पास क्या इत्तला है? देखिए, बिल्कुल वफाकी हसास इदारे की एक और गार्डन पुलिस की मुश्तरका ये कार्रवाई थी, जिसके बाद इन्हें गार्डन से हिरासत में लिया गया है। और उसके बाद जो गार्डन थाने में ही 2 मुकदमा दर्ज किए गए। इनके पास से कोकेन बरामद हुई थी, असला बरामद हुआ। ये 2 एफआईआर हैं जो 12 मई को ही दर्ज की गई। 7 मई को जो कत्ल की एफआईआर है, जिसमें कत्ल के मुकदमे में, बगदादी के मुकदमे में खातून को और मुलजिमा को अदालत में पेश किया गया, वो बगदादी थाने में 7 लाख मिली थी। उसकी जेब से, जो मरने वाला शख्स था, उसकी जेब से कोकेन की डिबिया मिल रही, जो कोकेन नहीं, उनको गिरफ्तार लाहौर से किया गया था या कराची से, आपकी इत्तलात के मुताबिक? लाहौर से हिरासत में लिया गया। लाहौर से लिया गार्डन गया। पुलिस, वो कह रही है 1 मई को लाहौर से किया, 12-13 मई को जाके गिरफ्तारी शो की। अच्छा, गार्डन में जिस घर से गिरफ्तारी शो की, उस घर में ये रहती थी? उनका अपना घर था, रिहाइश पजीर थी, या किराए का घर था? किराए का घर था मेरा ख्याल है। ये किराए का घर नहीं था, जबकि ये जो हमारे जराए बताते हैं, ये एक बदनाम जमारा गुटखा फरोश रिजवान जिसका नाम है, उसको गार्डन पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया था। ये उसका घर है। और अच्छा। मुलजिमा को उसके घर में ले जाके वहां से गिरफ्तारी दी गई। ये मुलजिमा को यहाँ से गिरफ्तार किया गया। ओह, तो अब जिस तरह से वकील साहब ये बता रहे हैं कि उन्होंने अभी तक किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन उनको प्रेशराइज कराया जा रहा है कि आप इसका नाम लें, इसका नाम लें। मुख्तलिफ एक्टर्स के नाम भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ शख्सियात के नाम आ रहे हैं। क्या अदालत में इसका कोई जिक्र हुआ है खुर्रम? जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अभी तक सामने आई, जो तहकीकाती जो हमारे जराए वो यही बताते हैं कि मुलजिमा का जो इतना बड़ा नेटवर्क था, वो नेटवर्क यही था कि बड़े बड़े जो सियासतदान हैं या बड़े जो आला शख्सियात हैं, उनको, साथ ही जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेजेस हैं, यहाँ इस खातून का नेटवर्क मौजूद था। और इस पे पुलिस अभी से नहीं, पुलिस एक अरसे से इस खातून के पीछे वर्क कर रही थी। मुसलसल जो खातून के जो कारिंदे जो पकड़े जा रहे थे, जो कि साथी थे, और वो नाम लेते थे कि हम किसकी मंशियात फरोख्त करने के लिए आए, क्योंकि राइडर को जब भी तरक्चा में या डिफेंस में हिरासत में लिया गया, जो सप्लाई करते थे ऑनलाइन सोशल वेबसाइट के जरिए, वो यूनिवर्सिटीज हो या ऑनलाइन किसी भी घर में डिलीवरी या किसी जो पार्टीज वगैरह में डिलीवरी, वहाँ पर तो वो पिंकी का ही नाम लेते थे। और बाकायदा तौर पे पिंकी ब्रांड की जो कोकेन की जो डिबिया थी, पिंकी का ब्रांड था, वो भी उनके पास से बरामद होता था। तो पुलिस इस खातून को एक अरसे से तलाश कर रही थी। पुलिस ने कई मुकामात पे छापे मारे, जिसके बाद खातून ने कराची शहर से अपनी रिहाइश मुंतकिल कर दी थी। कराची में खातून पहले तकरीबन 10 से 12 साल पहले जमशेद क्वार्टर के इलाके में रिहाइश पजीर थी। यहाँ से इन्होंने अब्दुल हसन पानी, जमशेद क्वार्टर बलोच पाड़े में रिहाइश थी। अच्छा, 10-12 साल पहले यहाँ। और उसके वालिद भी यहीं पे मंशियात बेचते थे। इसका भाई नासिर है, वो भी मंशियात। खुर्रम ये इतना बड़ा नेटवर्क चलाती थी, पिछले 15 साल से ये काम कर रही थी। हमारी पुलिस, हमारे इदारे, हमारी एजेंसी सब बेखबर थी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसकी गिरफ्तारी भी अमल में आ गई, पूरे नेटवर्क पर भी बात हो रही है, एक इतनी हाइप हो गई इस केस को, मिल गई? देख, मैं अगर जिक्र करूँ तो आज से 2020 में डॉक्टर माहा जो है, वो एक पहले इत्तला थी कि मर्डर हुई है, उनकी बाथरूम से लाश मिली, सर पे गोली मार के खातून ने जो है वो खुदकुशी की थी। डॉक्टर माहा बड़ा हाई प्रोफाइल केस बना था। उसकी तहकीकात में जब चीजें सामने आई थी, तो डॉक्टर माहा के मोबाइल फोन से पिंकी का मोबाइल नंबर मिला था। खातून, मरने वाली खातून ने मुताबिक कॉल्स करी थी पिंकी को, लेकिन पिंकी ने कॉल अटेंड नहीं की गई थी। उसमें भी पिंकी को शामिल तफ्तीश किया गया था, लेकिन वो नहीं मिली। मुसलसल छापों के बाद, क्योंकि जमशेद क्वार्टर से रिहाइश मुंतकिल करने के बाद अब्दुल हसन उस्मानी पे फ्लैट में खातून ने रिहाइश इख्तियार की, जहाँ 3 दिन पहले मुलजिमा ही पे सक्चल के इलाके में छापा मारा गया, जिसके मुकदमे में आज मुलजिमा को मलिर कोर्ट में पेश किया गया था। ये मुलजिमा का घर है, मुलजिमा के शनाख्ती कार्ड में भी यही एड्रेस दर्ज है। यहाँ से खातून ने अपनी रिहाइश मुंतकिल कर ली थी और वो लाहौर के नवाब टाउन में चली गई थी, वहां रह रही थी। तो एक बात उसके बाद मुझे इनकी वकील से फर्दर बात करनी है। जब इनको गिरफ्तार लाहौर से किया गया, तो ये मुकदमा लाहौर में क्यों नहीं चले, कराची क्यों लाया गया, और ये 12-13 दिन 14 दिन कहाँ रही? देखें, सबसे पहले तो ये कि जो खातून का सबसे बड़ा जो नेटवर्क और बिजनेस है, वो है कराची शहर में। अच्छा। सबसे ज्यादा मंशियात की कराची शहर में सप्लाई होती है। ये पुलिस कराची की खातून को एक अरसे से तलाश कर रही थी। खातून ने लाहौर में एक रिपोशी कहने के वो रिपोर्ट छुप के वहाँ रह रही थी, और छुप के कह रहे कि वो रह रही थी। जो पंजाब पुलिस के साबिक पुलिस अफसर से जो शादी सामने आई है, उसके बारे में भी ये पता चला है कि एक छापे के दौरान खातून वहाँ पकड़ी गई थी, क्योंकि 2022 में 6 जनवरी 2022 में जो मुलजिमा अनमोल का भाई रियाज,
कोट लखपत में मंशियात सप्लाई करते हुए पकड़ा गया था। मुलजिमा साथ मौजूद थी गाड़ी में, मौके से वहां से फरार हो गई थी। तो लाहौर में भी मुकदमात थे, लेकिन लाहौर के अंदर खातून को इतना एक्सपोज नहीं थी, खातून को कोई इतना अनमोल को इतना कोई जानता नहीं था, अनमोल पिंकी को। कराची में से ये वहां पे अपनी रुकोशी काट रही थी, वहां से अपना कराची शहर में आ रही थी, इसीलिए कराची पुलिस को इदारों को उसकी तलाश थी। ठीक है। अब लियाकत साहब आपसे अभी आखिरी सवाल ये है कि वो ये काम तो करती थी, उनकी जो ऑडियो सामने आई हैं उसमें बड़ा कैटेगोरिकली वो इस चीज़ का एतराफ़ भी कर रही हैं और बड़के भी मार रही हैं कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और यकीनन उनकी पूरी सपोर्ट भी उनको होगी किसी ना किसी की सिस्टम में से, जो उन पहले दिन उनका अंदाज़ था जिस तरह से चल के आ रही थी और पीछे पुलिस हाथ बांधे खड़ी हुई थी। तो अब ये इल्ज़ामात तो गलत नहीं है, इसका वो डिनाई भी नहीं कर रही हैं। कराची में उन्होंने सब कुछ किया, लाहौर में जाके रुपोश हुई थी, क्या कहेंगे इस पर अब आप? देखिए, उसने तो डिनाई किया है, उसने कहा मुझसे तो कुछ नहीं मिला, ये झूठे केसेस मेरे पे बनाए जा रहे हैं, मेरी फैमिली पे बनाए जा रहे हैं। उसने तो और जो ऑडियो लीक्स हुई हैं उनकी, मैंने उससे पूछा, मैंने कि ये जो आपकी ऑडियो जो आपकी वॉइस चली, उसने कहा जी सारी फेक है जो ना, और मेरी कोई ऑडियो वॉइस वगैरह नहीं। अच्छा, तो एम ही पकड़ लिया इनको। अब देखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसके अंदर पुलिस का अपना मौक़िफ़ है, उसका अपना मौक़िफ़ है। कोई मुलज़िम होता है, अपनी एक डिफेंस प्ली लेता है अदालत के अंदर, अगर वो जुर्म करता भी है, कहता है जी मैंने जुर्म नहीं किया, मुझे गलत फंसाया गया, तो उसका ये एक अपना मौक़िफ़ है। वो चीख के कह रही है कि मैं बेगुनाह हूँ और जो है ना मुझे गलत मुलविस किया गया है और मुझे छोड़ दो, जो है ना मुझसे ज़बरदस्ती बयान दिलवाए जा रहे हैं, मेरे पर झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं। अब आप ये देखें कि इतने सारे केसेज अगर पड़े हुए थे पेंडिंग में, तो क्या लाहौर दूर था, उसको पकड़ा क्यों नहीं गया? अगर वो 10 साल से 8 साल से मफरूर थी, तो इतनी जो एफआईआर अभी निकल के आ रही हैं, तो भाई आप उसको पकड़ लेते। अभी तो आप लाहौर को लेकर आए ना, उस वक्त क्यों लेकर नहीं आए जो ना? ठीक है, क्या वो जो है लाहौर को पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है? बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया लियाकत अली साहब आपका, और ज़रूरत है हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे। और इसके साथ हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद थे खुर्रम गुलजार कराची से। देखिए, मामला इतना सादा नहीं है जितना ये अभी दिख रहा है। अभी तो बहुत बहुत पर्दा नशीनों के नाम सामने आएंगे, और पता नहीं आएंगे भी कि नहीं आएंगे, कितनों को एक्सपोज किया जाएगा, कितनों को उसमें से छुपा लिया जाएगा। लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब दरकार है। अगर वो लाहौर में रुपोश थी और पता नहीं किसी साबिक़ पुलिस वाले से उनकी शादी भी हुई थी, और हमारी जो सिस्टम है, जो हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो इससे मुकम्मल तौर पर बेखबर थे, पैसों का लेन देन भी होता रहा, छापे भी पड़ते रहे, अब ऐसा क्या हुआ? ये एक सवाल है, ये जो गुत्थी है उसको सुलझाना है कि अब ऐसा क्या हुआ कि इसको पकड़ भी लिया, इसकी लाहौर से गिरफ्तारी भी हो गई, इसकी कराची में इसको रखा भी, फिर गिरफ्तारी कराची से जाहिर की गई, और अब इससे कहा जा रहा है कि आप इसके नाम लो, इसके नाम लो। वो कहती है मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा वक्त गुजरेगा, अभी तो वो जिस्मानी रिमांड पर आ गई हैं, तो फिर मेरा ख्याल है और भी राजों से पर्दा हटेगा। ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से आपके साथ हैं मुजम्मिल सहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, कंवर दिलशाद साहब मौजूद होंगे, बड़े बड़े इंकिशाफा से सिस्टम की तब्दीली के हवाले से कर रहे हैं, उनसे जानेंगे। जिना से प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। इससे पहले कि हम अपने सब्जेक्ट पे जाएं और बात करें, पहले तो मेरा चाह रहा है कि मैं चेयर से खड़ी हो जाऊं और सलाम करूं हमारे वज़ीर-ए-आज़म को कि उन्होंने 5 रुपये का आवाम को, कौम को रिलीफ दे दिया। और PMLN बड़ा फ्लायर लगा रही है कि 5 रुपये का रिलीफ मिल गया। मुझे वो 2000 रुपये याद आ गए, लेकिन बहरहाल 5 रुपये और 2000 में बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन बहरहाल कल कीमत जो कि मज़ीद कम होनी थी, 5 रुपये कम हुई है। अब आ जाते हैं मुद्दे पर, जो कि है 28वीं आईनी तरमीम का मामला। 28वीं आईनी तरमीम के लिए लोग पेशन गोइयाँ कर रहे हैं कि जी शायद पीपल्स पार्टी पर मुश्किल वक्त आने वाला है। क्या हकीकत है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन 28वीं आईनी तरमीम आएगी, कब आएगी, किस तरह से आएगी, कंसेंसस किस तरह से डेवलप होगा, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब से इस हवाले से सवाल किया गया था। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। इत्तेफाक राय के बगैर ये नहीं होगा। पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी यही कहा था कि मेरी मर्जी के बगैर पीपल्स पार्टी इस पर उनका किसी का साथ नहीं देगी। डेफिनेटली अफ़वाम तफ़हीम से ही मामला तय होंगे। पीपल्स पार्टी के बगैर आईनी तरमीम हो भी नहीं सकती। आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है मुजम्मिल सहरवर्दी साहब को, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे। और उनके साथ साथ कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी ECP हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों शख्सियात का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, आपसे इस बात का आगाज़ कर लेती हूँ। आप काफ़ी माशाल्लाह से ख़बर भी रखते हैं, वेल कनेक्टेड भी हैं। ज़रा फरमाइएगा, ये जो 28वीं आईनी तरमीम का मुद्दा है, ये कहाँ पहुँचा है? मेरे ख्याल में अभी तो गुफ्तगू की हद तक है, अभी तो आइडियाज़ की हद तक है।
अभी कोई इसकी फॉर्मल शेप या कोई ड्राफ्ट तो अभी किसी के पास भी नहीं है कि कोई कहे कि 28वीं आईनी तरमीम का कोई तजवीज़ करदा मुजवज़ा ड्राफ्ट उसने दे है। अभी तो गुफ्तगू हो रही है स्टेक होल्डर्स के दरमियान, और तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी राय पब्लिक में भी इजहार कर रहे हैं, मीटिंग्स में भी इजहार कर रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि 28वीं आईनी तरमीम पे एक पब्लिक डिबेट जो है वो शुरू हो चुकी है। एनएफसी के हवाले से एक पब्लिक डिबेट है, 18वीं तरमीम के हवाले से एक पब्लिक डिबेट है, बल्दियाती निज़ाम के हवाले से एक पब्लिक डिबेट है, नए सूबे बनाने के हवाले से एक पब्लिक डिबेट है, और उस डिबेट में सब अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अब ये देखने की बात है कि एंड पे जाकर कौन से स्टेक होल्डर्स के मिनिमम एजेंडे पर एग्री होंगे। हमने ये भी देखा था कि 26वीं आईनी तरमीम की दफा जो मुसवदा था वो बदल गया था कि इत्तफाक राय नहीं हो सका था, और एक मिनिमम एजेंडे पर इत्तफाक करके वो 26वीं तरमीम कर ली गई थी, और बाद अज़ां फिर 27वीं तरमीम लाई गई, जो वो बाकी एजेंडा था वो अगली तरमीम में कर लिया गया। तो इसका मतलब है कि आप तरमीम 2 या 3 हिस्सों में भी हो सकती है, और मिनिमम एजेंडे पे भी हो सकती है, और मैक्सिमम एजेंडे पे भी हो सकती है। तो ये तो इत्तेफाक राय होने की बात है, पर मेरा ख्याल है अभी तो कोई मुसवदा सामने नहीं आया है। अच्छा, मुसवदा तो सामने नहीं आया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो बातें हो रही है या जिन पर अभी बहस शुरू हो गई है, जिस तरह से हम और आप बात कर रहे हैं, डिबेट हो रही है, चाहे नहरों का मामला हो या बल्दियाती निज़ाम वाला मामला हो या 18वीं तरमीम वाला मामला हो, इन टर्म्स ऑफ एनएफसी या पॉपुलेशन या सेहत और तालीम के हवाले से हो कि जी वापस वफा, ये तमाम के तमाम वो शिक़े हैं, ये तमाम के तमाम वो क्लॉजेस हैं तरमीम के या आइन के जिस पर पीपल्स पार्टी इनमें से बज़ाहिर एक पर भी आमादा होती नज़र नहीं आ रही। इवन नहरों वाला मामला भी हमने देखा। तो क्या आपको लगता है कि कुछ लो और कुछ दो पे पीपल्स पार्टी आमादा होगी या वो अपनी एक पोजीशन लेगी? मेरा नहीं ख्याल, देखिए हर जमात का अपनी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है और वो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ चलती है। कुछ चीजें पीपल्स पार्टी की रेड लाइन है, उनका हमें पता है, कुछ चीजें मुस्लिम लीग नून की रेड लाइन है, उन्हें हमें पता है, कुछ चीजें पीटीआई की रेड लाइन है। अब कॉमन एजेंडा निकालना है, मिनिमम एजेंडा मैंने कहा। ठीक है। अब वो देखें, एक दफा मेरी बिलावल के हवाले से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये बात तो ठीक है कि वफाक के पास पैसे कम है, लेकिन उसका रास्ता मौजूद है कि आप कुछ मजीद टैक्सेस इकट्ठे करने की जिम्मेदारी सूबों को दे दें। अभी वफाक टैक्स इकट्ठा करता है और सूबों में बांटता है, तो आप ये इख्तियार सूबों को दे दें, अगर कम इकट्ठा करें तो उनका हिस्सा कम हो जाएगा, ज्यादा इकट्ठा करें तो वफाक को मिल जाएगा। तो एनएफसी के फॉर्मूले को बदलने के भी बहुत से तरीके हैं। मेरे ख्याल में कोई फाइनेंशियल फॉर्मूला तो निकल सकता है कि वफाक कैसे चलेगा और सूबे कैसे चलेंगे। ठीक है, मतलब कोई बीच की राह डेफिनेटली अवाम तफहीम से सब बैठेंगे तो हो ही जाएगी। अच्छा, इसमें बीआईएसपी का भी बड़ा एक अहम वो है ना कि कहा यह जा रहा है कि शायद सूबों के हवाले कर दिया जाए, वो भी पीपल्स पार्टी की रेड लाइन होगी। कमर दिलशाद साहब, आप जरा फरमाइएगा, क्योंकि पिछले दिनों जो मैं आपके इंकशाफा देख रही हूँ उसमें पीपल्स पार्टी को तो आपने मुकम्मल तौर पर हॉट वाटर्स में डाला हुआ है। क्या आप वाकई इतने दिल बर्दाश्ता हैं पीपल्स पार्टी की सियासत से, या आपको लगता है कि बहुत बड़ी कोई तब्दीली आने वाली है पीपल्स पार्टी के हवाले से या सदर आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से? ज़हर आपकी बातें, मेरे दोस्त की बातें मैंने सुनी है। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मैं इसको जो 18वीं अमेंडमेंट आई थी, इसकी मैं स्पिरिट को मैंने बहुत करीब से देखा हुआ। ये 18वीं अमेंडमेंट जो थी ये फेडरेशन के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश थी, ये कि पाकिस्तान के सूबों को इतना माली तौर पर, इंतजामी तौर पर इतना खुद मुख्तार कर दें कि कल को ये सूबे अलहदा भी होना चाहें तो वफाक कुछ भी ना कर सके। तो ये बहुत बड़ी साजिश की थी। हाँ, मैं जानता हूँ इस सारे मामले को, मेरे साथ ज्यादा इसकी एक स्पिरिट को मैं जानता हूँ मैं, जैसे हुआ था ये इसका बानी जो था वो रजा रबानी साहब थे। तो रजा रबानी साहब वो थे जिन्होंने अब्दुल हफीज पीरजादा, मुमताज अली भुट्टो, अताउल्लाह मैंगल, इनके साथ मिलकर इन्होंने एक पाकिस्तान कन्फेडरेशन पार्टी बनाई थी 1984 में, जिसे इलेक्शन कमीशन ने उसको मुस्तरद कर दिया था। तो उसका मतलब ये था कि पाकिस्तान कन्फेडरेशनल मुल्क है, ये फेडरेशन नहीं है। एनएफसी वार्ड जो है उसमें तरमीम करके आसानी से ये करेंगे कि जो 3 महकमे जो हैं, नहीं अब ये देखें कि 18वीं अमेंडमेंट में कंक्रीट लिस्ट जो फेडरेशन की अलामत थी वो खत्म कर दी इन्होंने, और सब के सब चले गए सूबों में। अब महकमा सेहत, महकमा तालीम और पॉपुलेशन और दीगर मामला जो हैं ये चाहते ये है कि वफाक को मिल जाए, और साथ इमरजेंसी लगाएं कि जो इख्तियारात खत्म कर दिए थे आर्टिकल 234 में, यानी वफाक को इमरजेंसी नहीं लगा सकता था। अगर सूबे बगावत कर दें
तो कोई इतना मुश्किल तरीन मरहला था कि वफाक इमरजेंसी लगाने का बेबस हो जाता। अब वो अच्छा। चाह रहे हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले कर दिया जाए। अगर कहीं किसी सूबे में इमरजेंसी लगानी जाए तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की मार्फत लगाई जाए ताकि एक सही तरीके से रास्ता मिल जाए। ठीक इसके है। साथ साथ उनको ये भी कहना है कि ये अपने 18वीं अमेंडमेंट की जो तरमीमें आ रही हैं उसमें ये हो रहा है कि आपका जो सूबे बनाने के बारे में बात चल रही है वो आइन की आर्टिकल 239 में तरमीम कर दें और ये सूबों के बनाने के इख्तियार वफाक को चला जाए। बाकी रह गया जी पीपल पार्टी मुखालफत करेगी, तो नजर आ रहा है मुखालफत करेगी क्योंकि अच्छा। पार्टी की का मफाद इसी में है कि 18वीं अमेंडमेंट बरकरार रहे। आप ये देखें कि 40,000 अरब वो चला गया इस एनएफसी के हवाले से सूबों को। तो वो हाँ। जो नई गवर्नमेंट आएगी, नया मामला देखा, वो पूछेगी कि जनाब ये 40,000 अरब कहाँ चला गया अच्छा, पैसा। क्या पीपल्स पार्टी अगर नहीं कर रही है, वो कह रही है हमने नहीं करना, उनकी बहुत सारी रेडलाइंस है, तो ज़बरदस्ती तो नहीं कराया जा सकता। पीएमएलएन ने कहा है कि हर मामला कंसेंसस के साथ होगा, जिस तरह से 25वीं हुई, जिस तरह से 26वीं 27वीं हुई, इसी तरह से 28वीं होगी, चाहे जितना भी टाइम लगे। तो जोर ज़बरदस्ती का मामला तो नहीं हो सकता, फिर क्या होगा? नहीं, आगे तो बड़ा आसान तरीका है। क्या? मलक रियाज आ रहे हैं, मलक रियाज को रेड अलर्ट जारी कर दिए गए, रेड वारंट वो आएगा पाकिस्तान में। वो बताएगा कि मैंने किन किन को कितने स्टेक होल्डर को कितने कितने पैसे दिए हैं, अरबों खरबों रुपए मैंने दिए हैं, वो सारा हिसाब आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। सबके मलिक मामले रियाज में का क्या ताल्लुक इस बात से? उन्होंने बिल पास करवा लेना है, बिल पास तो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगर जरदारी साहब इस्तीफा देना चाहें तो दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरदारी अच्छा। साहब के इस्तीफा देने से इशरत गिलानी बन जाएंगे, प्रे एक्टिंग में सदर वो बन भी जाएंगे, पीपल्स पार्टी के? वो साइन कर देंगे, वो भी वो पीपल्स तो नो पार्टी। प्रॉब्लम। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर गुफ्तगू को जारी रखेंगे। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। मुज़म्मिल सरवर्दी साहब, आप इन बातों को किस तरह से देखते हैं कि ज़बरदस्ती भी होना पड़े, जरदारी साहब को चाहे उसके लिए इस्तीफ़ा देना पड़े, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब साइन कर देंगे जबकि वो भी ख़ुद पीपल्स पार्टी की शख्सियत है, फिर बीच में ये पता नहीं मलिक रियाज वाली बात, क्या चल रहा है ये? मैं नहीं समझता ऐसा कोई मंजरनामा मुमकिन। देखें, पीपल्स पार्टी के पास 2 सूबों की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी के पास सेनेट में मुस्लिम लीग नून से ज्यादा वोट हैं। पीपल्स पार्टी के पास कौमी असेंबली में एक साइजेबल अक्सरियत मौजूद है। उनका चेयरमैन सेनेट मौजूद है। वो इस निज़ाम के 51% के स्टेक होल्डर्स हैं। 50% के नहीं है, 51% के स्टेक होल्डर्स हैं। तो अगर आप 51% को माइनस करेंगे तो निज़ाम बैठ जाएगा। आप वैसे कहें कि आप ये जमहूरी निज़ाम को लपेटना चाहते हैं, आप इन असेंबलियों को ख़त्म करना चाहते हैं, आप ये निज़ाम ख़त्म करके कोई मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं, दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन अगर आप इन्हीं असेंबलियों से करना चाहते हैं तो फिर आपको पीपल्स पार्टी के साथ बात करनी पड़ेगी। वो 51% की स्टेक होल्डर है, बेशक उस फेडरल गवर्नमेंट में उसका कोई वजीर नहीं है, आप कह सकते हैं, लेकिन आईनी होते हैं लेकिन उनके पास। लेकिन 2 सूबों की हुकूमतें हैं। Exactly. उनके पास सिंध और बलूचिस्तान है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ मुमकिन है जैसा कंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं, या ऐसा कोई मंजरनामा मौजूद है। देखिए, ऑलरेडी पीटीआई को दीवार के साथ लगाया हुआ है और बानीचे पीटीआई जो है वो जेल में है। एक पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी दीवार के साथ लगी हुई है, दूसरी को कैसे लगाया जा सकता है? और फिर दूसरी बात यह है कि इस पार्टी के पास 2 सूबों की हुकूमतें हैं। नहरों वाले मामले पर उसने बताया है कि सूबा किस तरह खड़ा हो जाता है, और जब सूबा खड़ा हो जाए तो रियासत को सरनगू होना पड़ता है। तो पीपल्स पार्टी ने दिखाया है कि लोगों की भी एक राय मौजूद है सिंध के अंदर। आप लोगों की राय को तो पांव तले नहीं रोन सकते हैं। तो मुझे तो ऐसा कोई मंजरनामा मुमकिन नजर नहीं आता। मुझे ये लगता है कि कोई मिनिमम ग्राउंड जरूर निकल सकता है। एनएफसी के ऊपर वफाक की जो मुश्किलात हैं वो बैठकर पीपल्स पार्टी से बात होकर उसका एक ऐसा रास्ता निकल सकता है कि हम वफाक को फाइनेंशियली वायबल करें। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कि वफाक फाइनेंशियली वायबल नहीं है और सूबे बहुत अमीर हैं। सही है मुज़म्मिल सरवर्दी, लेकिन एक बात मुझे बताएं कि जब ये अगर आज इसको इस तरह समझा जा रहा है कि वफाक की जो माली खुद मुख्तारी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, सूबे ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, तो क्या ये अमल दुरुस्त था जिस वक्त ये 18वीं तरमीम हो रही थी, या उसका मिस कैलकुलेशन हुई? उस वक्त समझ नहीं आया था कि वफाक कमज़ोर होगा इस तरह से? लेकिन उससे पहले वफाक बहुत मजबूत था और सूबे महरूम थे। हम एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम की तरफ चले गए।
उस वक्त सूबों की महरूमियों की बात की जाती थी, वफाक सूबों के पैसे रोक लेता था, किसी सूबे में वफाक की मुखालिफ हुकूमत आ जाती थी, उस सूबे के पास तनख्वाहों देने के पैसे नहीं होते थे, हर सूबा हर वक्त वफाक की तरफ देखता रहता था। वो भी कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी। हाँ, लेकिन एक एक्सट्रीम से निकल के दूसरे एक्सट्रीम पे जाना भी तो एक्सट्रीम आइडियल नहीं था। तो मेरे ख्याल में आपको मिडिल ग्राउंड तलाश की जाएगी। ठीक है। हमने दो एक्सट्रीम्स देख ली हैं, हमने एक वो एक्सट्रीम भी देख लिया और एक ये एक्सट्रीम भी देख लिया। बिल्कुल मिडिल ग्राउंड निकलना चाहिए। कंवर दिलशाद साहब, आप मिडिल ग्राउंड पर बात क्यों नहीं करते? आप जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि वो भी एक एक्सट्रीम थी, यानी प्री 18th अमेंडमेंट और पोस्ट 18th अमेंडमेंट सिनेरियो भी एक एक्सट्रीम था, हम मिडिल ग्राउंड की बात क्यों नहीं कर रहे? आप आगे जिस तरह से बड़ा वजन है इनकी बात पे, मुजम्मिल सरवर्दी साहब की इस बात पर कि एक आपने बड़ी सियासी जमात को ऑलरेडी आपने दीवार से लगाया हुआ है, क्या अफोर्ड कर सकती है रियासत के एक और जमात को उनके साथ ले जाके खड़ा कर दें, और वो भी उसको जो 51% की स्टेक होल्डर है इस सिस्टम की? इसमें सबसे बड़ी अहम बात ये नजर आई है कि जो हमारी 18वीं अमेंडमेंट के बारे में, तो इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उन्होंने भी इसमें तरमीम करने का एक मंसूबा बनाया था। और उस जमाने में भी ये 18वीं अमेंडमेंट में कह रहे थे, इमरान खान की स्टेटमेंट देखें आप, वो भी ये कह रहे थे कि सूबे बहुत मजबूत हो गए हैं फाइनेंशियल लिहाज से, और मरकज जो है वफाक कमजोर हो गया है। ठीक है। उनका भी प्रोग्राम था जो वो नहीं कर सके। अब ये जब ये मौजूदा हुकूमत आई है, ये उस वक्त कह रहे थे हमने अपने वफाक को मजबूत करना है। इसे आर्मी के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कई दफा कहा कि हमारे सर बात ये नहीं हो रही कि कौन चाह रहा था या कौन नहीं चाह रहा था, लेकिन ये एग्जीक्यूटिबल है या नहीं है, दिस इज माय क्वेश्चन। जो मुजम्मिल सरवर्दी साहब फरमा रहे हैं कि 51% के स्टेक होल्डर को आप कैसे सिस्टम से माइनस करेंगे जो ऑलरेडी आपने एक जमात हुई हुई है? देखें, अगर इमरान खान 18वीं तरमीम के मुखालिफ हैं तो पीटीआई सुबह ऐलान कर देगी हम मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर इसको रोल बैक करने के लिए तैयार हैं, फिर पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं रहेगी। तो 2/3 का खेल है ना। अगर इमरान खान 18वीं तरमीम के खिलाफ हैं तो बैरिस्टर गौहर सुबह ऐलान कर दें कि हम इसको रोल बैक करने के लिए मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के साथ खड़े हैं, तो 1 घंटे में तरमीम हो जाएगी, 2/3 पूरी हो गई। मामला तो 2/3 का है। जी कंवर दिलशाद साहब। जनाब ठीक है, नहीं मैं तो सबकी राय ले बात हो रही है ना। बात यह है कि 18वीं अमेंडमेंट को हम जिसमें अगर खास वफाक कहीं कमजोर नजर आ रहा है तो उसमें तरमीम करने में क्या अर्ज है? नहीं हर्ष तो कोई बात ही नहीं हो रही ना, हर्ष की तो बात ही नहीं हो रही मुजम्मिल साहब। वो कंवर दिलशाद साहब वो कह रहे हैं कि करें, अफाम तफहीम से करें, कंसेंसस के बगैर नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी को सिस्टम से माइनस नहीं किया जा सकता, कॉर्नर नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको क्यों पीपल्स पार्टी का जो मुस्तकबिल है वो मखदूश नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है आपको पीपल्स पार्टी? आप तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नाअहली तक पर पहुंच गए थे। अच्छा, नाअहली की बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात यह है कि ये एक 3 साल से ये केस चल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी, लाहौर हाई कोर्ट में भी है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में भी। एक इसके बाकायदा एक एप्लीकेशन पिटीशन दाखिल हुई है कि एक इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 205 है उसमें ये लिखा हुआ है कि एक शख्स एक ही पार्टी का मेंबर रह सकता है, दूसरी पार्टी का वो मेंबर या ओहदेदार नहीं बन सकता। अब ये बिलावल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के वो बाकायदा वाइस चेयरमैन है या को चेयरपर्सन है। इसी तरह जरदारी साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो बाकायदा को चेयरपर्सन है। अब ये बताइए कि इलेक्शन एक्ट के 205 में तो इसके खिलाफ बनता ही नहीं। इनकी नाअहलियत जो केस 3 साल से चल रहा है वो आगे 30 साल भी चलता रहेगा। सवाल ये है कि आपको पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है, या इस हुकूमत का, इस सिस्टम का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? क्या बजट के बाद आप कोई मेजर चेंजेस देख रहे हैं सिस्टम में? नहीं, बात खुल के बात हमने कह तो दी है ना आपके। पहली बात यह है कि इनका एक और बड़ी बात, इनका जी हमने अलायंस बनाया। आप बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूँ मैं आपको। इनके हमने अलायंस बनाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के सेक्शन 215 के तहत इलेक्शन कमीशन की मंजूरी नहीं थी। वो खुद ही घर बैठ के उन्होंने अपना अलायंस बना के और अपना पार्टी का सिंबल ले लिया। वो जस्टिस रियाज साहब थे मेंबर इलेक्शन कमीशन, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ये सारे मुकदमात जो हैं ये चल रहे हैं। जब भी आगे बात जाएगी तो वो पंडोरा बॉक्स भी खुल जाएगा। ये जनाब आपने अलायंस कब बनाया था? अलायंस बनाया तो इलेक्शन कमीशन की मंजूरी कहाँ थी? अच्छा। ये जिस तरह के मुतहदा जो थी हमारी फजल रहमान की और काजी हुसैन अहमद ने बनाया था उन्हें,
इसी तरह का इन्होंने बना लिया, उसमें कहते ठीक हैं है। शर्त है अब सेक्शन चले 215 में मेरे पास अलायंस टाइम कैसे कम बनता है, है। कंवरदिल शाह साहब मुख्तसर जवाब दे। आपको इस निज़ाम में, इस सिस्टम में कुछ तब्दीली होते दिख रही है पोस्ट बजट? बड़ा जब वक्त आएगा तो सब चीजें पंडोरा बॉक्स तो खुलेगा ना, आहिस्ता आहिस्ता करके। अब वक्त तो आ जाएगा ना, जब ये फील्ड मार्शल साहब का भी मसला आएगा, जब ये जरदारी साहब भी इन हालात को देखते हुए मुस्तफी हो जाएंगे कि जी मैंने तो 18वीं अमेंडमेंट के ऊपर मैंने तो दस्तखत नहीं करने, तो वो अगर मुस्तफी हो जाते हैं, जो सदर का ओहदा खाली होगा, तो फिर एक नई बहस शुरू होगी कि सदर किसको बनाया जाए। तो सदर जहर है कि हालात खराब है, चाहो तो जंग छिड़ रही है, तो फील्ड मार्शल को जो है वो सदर बना देंगे, आइन के आर्टिकल वज़ीर को आज़म यही रहेंगे, तरमीम कर देंगे। निज़ाम यही रहेगा, वज़ीर आज़म यही रहेंगे, निज़ाम यही चलता रहेगा। तरमीम करनी पड़ती है, तरमीम हो जाएगी, 27वीं अच्छा, अमेंडमेंट भी होगी, ठीक है, 26वीं मैं अमेंडमेंट लास्ट भी होगी, कमेंट इस तरमीम पे होने में देर नहीं लगनी। ये सारी बातें, ये सारी सुल्तान राय की बातें कर रहे हैं, फिल्मी बढ़के मार रहे हैं। जब फैसला आएगा तो चंद घंटों में फैसला हो जाएगा, उसी को दस्तखत भी हो जाएंगे, बिल भी पास हो जाएगा, रात को 11-12-2 बजे तक असेंबली का इजलास चलेगा, बिल पास हो जाएगा। ये कुछ नहीं करना है इन्होंने, इनके इतने मफादात है, इतनी करप्शन में मुब्तला हैं, इतनी इनकी आलूदगी है, जब वो केस की फैले खुलेगी, ये खुद ब खुद जो है वो साइन कर चले, देंगे। मैं इतना लास्ट इनका कमेंट इस करप्शन पे उन्होंने मुजम्मिल किया। साहब का ले लूं। मुजम्मिल साहब, आपको सदर की तब्दीली नजर आ रही है? इस्तीफा कह रहे हैं? अभी देखो ना, मुझे नहीं नजर आ रहा। आप इनसे कहें कि ये कोई तारीख दे दें, ताकि उस तारीख तक, ये एक तारीख दे दें ताकि हम उस तारीख के बाद आपके साथ दोबारा शो कर लें। अब ये कहें कि सदर जा रहा है तो वो तो शायद 2029 में तो चला ही जाए, ये कोई तारीख दे देना कि इस डेट तक हो जाएगा। कोई एक डेट दे दें कंवरदिल शाह साहब, ताकि हमें पता लग जाए कि कोई एक कट आउट डेट है इनके पास। भाई हम तो तजवीज देने वाले हैं, हमने क्या करना है? आपने बात तजवीज दे दी, हमने भी दे दी, हमारे दोस्त ने नहीं, आप कह रहे हैं सदर चले जाएंगे, आप बताएं ना कि 2 माह में चले जाएंगे, 4 में चले जाएंगे, 6 माह में चले जाएंगे, 1 साल में चले जाएंगे, आपके अंदाजे में कितने अरसे में चले जाएंगे? जैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज से तो नजर ये आ रहा है कि जनाब, जो अगर इन्होंने 18वीं अमेंडमेंट का जो बिल पेश होगा उस पे अगर इन्होंने इनकार कर दिया तो मुमकिन ये मुस्तफी हो जाएंगे, ताकि कल को अपनी आवाम को, वोटर को ये कह सकें कि मैंने 18वीं अमेंडमेंट की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत सदारत छोड़ दी। तो ये कह सकते हैं, इस लिहाज से वो अपनी पार्टी के वफादात की खातिर वो पार्लियामेंट में 2/3 पीपल्स पार्टी के वोटों से ही पूरी होगी ना। अगर नीचे पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट में वोट डाले होंगे, सेनेट में पीपल्स पार्टी ने वोट डाले होंगे, तो फिर ऊपर इस्तीफा देने का तो लोग ड्रामा ही कहेंगे ना। अगर नीचे सेनेट में 2/3 के लिए वोट डाले होंगे, कौमी असेंबली में पीपल पार्टी ने वोट डाला होगा, तो फिर सदर के इस्तीफा देने की क्या वैल्यू रह जाएगी? लोग कहेंगे आपके मेंबरों ने वोट डाला है। बनने के लिए तो बाकायदा ठीक है, सदर बनने के लिए 2/3 सारा कुछ मामला होता है, लेकिन जिस वक्त आप ये देखें कि 27वीं अमेंडमेंट में आइन में वो तरमीम हो गई ना, 2/3 से कभी भी हो सकती है। तो 2/3 से हुआ ना, 2/3 से हुआ ना भाई, 2/3 से जुमा कर लें। 2/3 के लिए कोई मसला पैदा नहीं होगा जनाब, 2/3 भी हो जाएगी। पार्टी को आप भी जानते हैं, रातों रात एक नया पेट्रोल। नादिया ऊपर से जिन आएंगे, जिन आएंगे, ऊपर से जिन आएंगे, जिन फरिश्ते क्यों नहीं, सब कुछ हो जाएगा, जिन आएंगे। चले, बहुत शुक्रिया सुरवदी साहब, कंवरदिल शाह साहब, आपका भी इसमें भी इत्तेफाक राय नहीं हो सका, और यही मेरा ख्याल है खूबसूरती भी होती है। बहरहाल लेट्स सी क्या होता है आने वाले दिनों में, और तरमीमें तो पास हो जाती हैं, ये तो हमने देखा है। जिस तरह से 27वीं हो गई, जिस तरह से 26वीं हो गई, उस तरह से भी 28वीं हो जाएगी। लेकिन बात कुछ लो और कुछ दो की भी होती है। किसको क्या मिलेगा, जब अफामो तफहीम होगी, जब कंसेंसस डेवलप होगा, तो चीज़ें सामने आएंगी। फिलहाल दीजिए प्रोग्राम से इजाज़त। बहुत शुक्रिया दोनों शख्सियात का। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।